Hey, hello everybody. How are you doing? This is Dr. Shweta Malani, your biology coach, and I'm super duper excited. Why? Because we are here to start our fourth lecture on class 12, chapter 6, molecular basis of inheritance. I hope all of you are doing well. घर पे पढ़ाई ठीक चल रही है. आपने अभी तक के लेक्चर्स को अच्छे से न केवल सुना है, फॉलो किया है, बल्कि याद कर लिया है. तो अगर कर लिया है, so it is time to move ahead. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ये आपको अंदर से सवाल आएगा. आज हम पढ़ेंगे द टॉपिक दैट इज 1 पैकिंग ऑफ द डीएनए एंड सेकेंड सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल को आज हम स्टार्ट करेंगे. आप बोलोगे क्या मैम, पैकिंग ऑफ द डीएनए, व्हाट इज दैट? दिस इज दिस. आपको पता है हमारा जो सेल है, सेल एक तो माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा होता है. यू विल ऑल एग्री that the cell is super duper microscopic. बिना माइक्रोस्कोप के आप सेल देख ही नहीं सकते. एक तो सेल आपका छोटा, उसके अंदर न्यूक्लियस और छोटा. ठीक, इस न्यूक्लियस के अंदर ये बड़े बड़े डीएनए पाए जाते हैं. वंस अगेन आई से, एक तो सेल माइक्रोस्कोपिक, नेकेड आई से दिखता नहीं, इतना छोटा. सेल के अंदर न्यूक्लियस उससे छोटा, राइट. उसके अंदर ये बड़े बड़े 2-2, 3-3 मीटर के लंबे डीएनए पाए जाते हैं. ये इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे सेल के उससे छोटे न्यूक्लियस के अंदर कैसे अकोमोडेट होता है? हाउ इट इज पैक्ड टू बी केप्ट इनसाइड इट, ये हमारे मन का सवाल है. ठीक, मैं आपको उससे पहले एक चीज बताऊंगी सो दैट यू अंडरस्टैंड. ऑब्वियसली कैसे रखा जाता है, बाय पैकिंग. कैसे बताती हूं? आई गिव यू 2 एग्जांपल्स, राइट. मेरा फर्स्ट एग्जांपल ये है कि एक ड्रेस मटेरियल होती है साड़ी, राइट. एक ड्रेस मटेरियल है साड़ी. अगर साड़ी को अनफोल्ड कर दोगे तो साड़ी का लेंथ अलमारी से बहुत ज्यादा है. अगर इतनी बड़ी अलमारी है तो साड़ी का लेंथ उससे करीब 4-5 गुना बड़ा है. ठीक, फिर भी इतनी सी अलमारी में 200 साड़ियां कैसे आ जाती है? कैसे आ जाती है? यस, बाय फोल्डिंग या बाय पैकिंग. साड़ी का लेंथ अलमारी से बड़ा है, फिर भी एक अलमारी में 200 साड़ियां. दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोल्डिंग, और जिसको हम बोल सकते हैं पैकिंग. एक और एग्जांपल दूं. एग्जांपल ये है कि इफ आई शो यू दिस, ये मेरा एक आई जस्ट शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ये मेरा ये जो कोट्स के धागे आते हैं जिसको हम मशीन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं. जस्ट लुक एट दिस. ये तो मैंने ब्लैक कलर का बना दिया है तो आपको दिखेगा नहीं. जस्ट लुक एट दिस. ठीक है, ये जो रील का इस्तेमाल हम करते हैं सिलाई मशीन में, इसके अंदर जो धागा है, अगर इसको पूरा खोल दिया जाए तो मेरे इस रूम का शायद 100 टाइम्स ये पूरा चला जाएगा. ठीक, इतना बड़ा धागा है. फिर भी ये इतना बड़ा धागा इतने छोटे से डब्बे के अंदर एक नहीं अनेक ऐसे आ जाते हैं. हाउ इट इज पॉसिबल? Once again, you guessed it right, because of a process called as folding or packing. तो सेम चीज अप्लाई करता है आपके डीएनए को. आपका सेल मैंने क्या बताया? माइक्रोस्कोपिक, नेकेड आई से दिखता नहीं. न्यूक्लियस और माइक्रोस्कोपिक, और उसके अंदर क्या बोला? बड़े नहीं, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े आपके डीएनए. वो 2-2 मीटर लंबे डीएनए कैसे अकोमोडेट होते हैं, ये हमारा अगला सवाल है. हमने बोला हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर बता दिया. जब डीएनए का स्ट्रक्चर बताया तो हमें क्या पता लगा कि ह्यूमन के केस में द डीएनए इज 6 × 10⁹ बेस पेयर्स लॉन्ग. ठीक है, इतना लंबा डीएनए इतने छोटे सेल के उससे छोटे न्यूक्लियस के अंदर में कैसे अकोमोडेट होता है? दिस कैन बी पॉसिबल only by a phenomena called as packing. और ये पैकिंग क्या है और कैसे की जाती है, वही मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ. राइट, सो लेट अस मूव इनटू द टॉपिक पैकिंग ऑफ डीएनए. एक बार एग्जैक्ट ह्यूमन बीइंग के डीएनए का क्या लेंथ है, चलिए उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. आई टोल्ड यू दैट इन ह्यूमंस द डीएनए इज 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स लॉन्ग. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका to calculate, how do you calculate the length of the DNA. ठीक है, अब आपको पता है ह्यूमन बीइंग में इट इज, मैंने लिखा है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स लॉन्ग है. और आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर. ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया है.
दो बेस की दूरी है 0.34 नैनोमीटर, तो टोटल नंबर ऑफ बेसेस अगर आपके इतने हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं इट कम्स टू, ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटू तो देखो 10 टू द 1 नैनोमीटर, मैं आपको बता दूं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो इसको हम इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर में पहले इसको कन्वर्ट किए, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये 10 टू द पावर -9 और 9 कट गया, जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.34 इंटू 10 मैं फिर बता दूं, पहले मैंने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेसिस है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस, इतने सारे बेसिस हमारे पास 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9, दो के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.34 नैनोमीटर, राइट, 0.34 नैनोमीटर है। 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेसिस हैं, दो का दूरी 0.34 नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर, इसको नैनोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो दो की दूरी इतनी है तो 6.6 की कितनी होगी, आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये -9 दोनों कट गया, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं इट कम्स टू 2.2 मीटर। वाओ, दैट्स टू लॉन्ग। मेरा लगभग यहां से यहां तक का जो बोर्ड है इससे डबल डीएनए, और सेल कैसा है एकदम माइक्रोस्कोपिक, उसके अंदर न्यूक्लियस क्या है और छोटा, और उसके अंदर डीएनए क्या है इतना बड़ा। ये कैसे रखना पॉसिबल है? पहले इससे आगे हम बढ़े, इसको फिर से देख लीजिए, आपको क्वेश्चन आएगा हाउ डू यू कैलकुलेट व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए, ह्यूमन डीएनए, नॉट डीएनए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, हाउ डू यू कैलकुलेट इट? आप कहेंगे द ह्यूमन डीएनए इज मेड अप ऑफ 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स, ठीक है, 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर। This 0.34 nanometer is equal to 0.34 into 10 to the power -9 मीटर। तो अगर दो का दूरी इतना है तो 6.6 का कितना होगा, आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट क्या आया 2.2 मीटर। ठीक, वेरी वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव डन। अब सवाल उठता है इतने लंबे डीएनए को हम कैसे जगह पे रखते हैं। पहले आ जाते हैं प्रोकैरियोट। देखो जैसे मैंने डीएनए का निकाला है ना, यहाँ पे देखो पूरा लिखा है डिस्टेंस, वैसे आप ई कोलाई बैक्टीरिया का भी निकाल सकते हैं। आपको पता है ई कोलाई बैक्टीरिया का लेंथ कितना है, जैसे हमारा 6.6 है, मैंने आपको पढ़ाया था, उसका कितना था आपको याद है सब, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मैंने आपको पढ़ाया था। सिमिलरली आप ई कोलाई बैक्टीरिया का भी निकाल सकते हैं, तो उसका भी डीएनए कैसा है, काफी लंबा है, ठीक है, ह्यूमन जितना नहीं है लेकिन लंबा तो है। तो इसको हम कैसे पैक करते हैं, तो पहले हम आपको पढ़ाएंगे पैकिंग इन प्रोकैरियोट्स, फिर पढ़ाएंगे पैकिंग इन यूकैरियोट। बैक्टीरिया में ये डीएनए, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैक्ड होता है। से आपको पता है बैक्टीरिया में तो खैर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, देयर इज अ रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये बैक्टीरिया में कैसे होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ये यूकैरियोट्स में कैसे होता है। सो जस्ट लुक एट दिस बैक्टीरियल सेल। आपको पता है बैक्टीरिया के सेल में एक रीजन होता है जहां पर यहाँ पर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेकिन ये बहुत लंबा है, तो सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड, पर ये इतना बड़ा है कि ये इस तरह का हेवीली कॉइल्ड आपको दिखता है, ठीक है। ये सेल के साइटोप्लाज्म के जिस एरिया में पाया जाता है उस एरिया को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, आपको पता है, वी कॉल इट एज न्यूक्लियोइड। अब इस इतने लंबे डीएनए को इतने छोटे जगह पे हम पैक करके कैसे रखते हैं। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम है जो आपको दिखा रहा है, ये जो डीएनए है ये एक्चुअली इस तरह का लूप्स बना लेता है, आप देख रहे हैं काफी लूप्स बनाता है, एंड इस लूप्स को स्टेबल रखता है एक तरह का प्रोटीन। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए मैंने इस एरिया को इनलार्ज किया है, मैंने दिखाया है ये, एंड यहाँ देखिए कैसे प्रोटीन के ऊपर ये इस तरह से आपके कॉइल होते हैं। दिस प्रोटीन इज नॉट द प्रोटीन विच इज फाउंड इन अस, यूकैरियोटिक प्रोटीन से अलग प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन का आपको नाम नहीं पढ़ना, यूकैरियोट की तो प्रोटीन का नाम आपको पढ़ना है, दैट्स कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोट का आपको पढ़ना है नहीं, तो आपको सिर्फ ये पढ़ना है प्रोकैरियोट्स जैसे ई कोलाई में ये डीएनए सेल में ऐसा नहीं कि पूरी तरह स्कैटर्ड होता है, बल्कि ये सेल के एक रीजन में कन्फाइंड होता है जिस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। डीएनए ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज होता है। पूछोगे मैम डीएनए कैसे नेगेटिवली चार्ज होता है, आई विल टेल यू। जब आप एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हो, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ठीक, फिर आपका ये शुगर है, फिर ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, और ये आप शुगर के साथ अटैच्ड हो। अंदर में तो बेस है, इसको भूल जाओ एक बार, ठीक है।
इस डीएनए में आप देखोगे एक एंड में फॉस्फेट फ्री होता है, आपको याद होगा, दिस एंड इज कॉल्ड एज 5 प्राइम एंड, और एक एंड में आपको पता है थर्ड कार्बन का OH फ्री होता है, दिस इज द 3 प्राइम एंड। आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि यहाँ फॉस्फेट भी एक नेगेटिव आयन है, OH भी एक नेगेटिव आयन है, तो ओवरऑल डीएनए का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर में लपेटते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये डीएनए को एक जगह, इट्स लाइक अ मैग्नेट, ये इसको बांध के रखने में मदद करता है। ठीक है, जैसे मैग्नेट बांध के रखने में मदद करता है ना, अगर हम बहुत सारे आयरन फाइल्स को रख दें और मैग्नेट रख दें तो सबको एक जगह सिकोड़ के रखेगा, वैसे ही डीएनए खुद कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, और कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ P मींस प्रोटीन, P मींस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के चारों तरफ डीएनए ऐसे लपेटा हुआ रहता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से दे आर अट्रैक्टेड, जिसकी वजह से वो एक जगह पर कन्फाइन होकर ऐसे पॉइंट करके रहता है। ठीक, ये जो एरिया है जहां पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर में डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए ऐसे लिपटा हुआ है एंड एक जगह कन्फाइंड है, इस एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। पहला मैंने आपको पढ़ाया हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, सेकंड मैंने क्या पढ़ाया, हाउ इज डीएनए पैक्ड इन प्रोकैरियोट। तो आप बोलेंगे प्रोकैरियोट में द डीएनए इज सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, इट इज नेगेटिवली चार्ज, इट इज coiled over certain positively charged proteins, thus it remains, it is not found scattered in the entire cytoplasm, it is contained in a particular area of the cytoplasm and this area is called as nucleoid। हो गया। सो प्रोकैरियोट का तो पैकिंग काफी इजी था। नाउ लेट अस मूव द पैकिंग इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट में ये पैकिंग कैसे होती है, ये तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है आपको बताने के लिए, पर उससे पहले मैं अपने हिस्से आपको बोर्ड पर पहले पढ़ा दूं एंड देन आई विल कम बैक टू दिस। नाउ लिसन, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये सपोज हमारा ह्यूमन डीएनए है, ठीक है, आपको पता है ये हेलिकली कॉइल्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अभी मैंने बता दिया ह्यूमन के एक सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए है ये बहुत बड़ा है, ये यहां पाया जाता है एंड दिस इज 2.2 मीटर लॉन्ग। तो इसको हम लोग कैसे पैक करें। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको इन जनरल बता दिया कि डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो इसको पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर पैक करना आसान है। आई विल शो यू विद सम प्रॉप्स। यहां देखो, मैंने एक आपको यहां दिखा रही हूं, एक सिल्वर कलर का बॉल है। दिस इज अ प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन। दिस अभी मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक प्रॉप बनाया है। सो देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, अगर प्रोटीन है तो आपको पता है ये अमीनो एसिड्स का बना होगा। प्रोटीन तो ये अमीनो एसिड का बना होगा। तो यहां मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पहले अमीनो एसिड के बारे में बता दूं। आपने 11 में पढ़ा था कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, we have 20 types of amino acids। मैंने आपको 11 में आपने पढ़ा है। ये जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, एक जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन, इट मस्ट हैव एन अमीनो ग्रुप NH4, इट मस्ट हैव एन एसिड ग्रुप, ठीक है, इट मस्ट हैव एन H एंड इट मस्ट हैव एन R। तो आप देखोगे अमीनो ग्रुप इज बेसिकली द पॉजिटिव, यानी कि द बेसिक ग्रुप, एंड एसिड इज द एसिडिक ग्रुप, ठीक है। वैसे अमीनो एसिड जिसमें नंबर ऑफ NH4 ग्रुप and the number of COH group is same, these amino acids are classified into 3 types। One is neutral amino acid। Neutral amino acid वो होते हैं जिसमें the number of NH4 group and COH group is same। क्योंकि NH4 ग्रुप कैसा है, बेसिक है, CO ग्रुप कैसा है, एसिडिक है। एक जितना एसिड उतना बेस, तो ऑब्वियसली अमीनो एसिड कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। बट कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, मैं इन 20 अमीनो एसिड्स की बात कर रही हूं। ऑफ दीस 20 अमीनो एसिड्स, सम अमीनो एसिड्स आर न्यूट्रल, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन एसेट्रा। देयर आर सम अमीनो एसिड्स व्हिच हैव एक्सेस ऑफ अमीनो ग्रुप दैन एसिड। ये R जो ग्रुप है ना, इसमें कुछ अमीनो ग्रुप और होते हैं सच दैट द टोटल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप इज मोर देन द एसिड ग्रुप। तो ऑब्वियसली अगर बेसिक रेडिकल ज्यादा होगा तो सच अमीनो एसिड विल बी कॉल्ड एज बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड के 2 कॉमन एग्जांपल है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, दिस इज आर्जिनिन, देन अभी हम आपको पढ़ाएंगे आर्जिनिन, लाइसिन, ठीक है। ये कुछ बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें NH4 ग्रुप से ज्यादा COH ग्रुप, जैसे ये R जो ग्रुप है, इसमें COH ग्रुप एक्स्ट्रा पाया जाएगा, सच दैट टोटल नंबर ऑफ COH ग्रुप इज मोर।
अगर ज्यादा एसिड है, लेस बेस है, तो ओवरऑल ये अमीनो एसिड कैसा होगा? दिस विल बी एन एसिडिक अमीनो एसिड एंड वी हैव अ लॉट ऑफ अमीनो एसिड्स. ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स, सम अमीनो एसिड्स आर एसिडिक. जैसे आपको पता है, जैसे यू नो उसके अमीनो एसिड के जैसे ग्लूटामिक एसिड, नाम ही उसके पीछे है एसिडिक. इन शॉर्ट अगर आप याद करें, आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं और ये अमीनो एसिड, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड. इट मस्ट हैव एन अमीनो एसिड H and R. If the number of amino and acid group is same, such amino acids are called as neutral. So of the 20 amino acids, some amino acids are neutral. अगर NH4 group is more as compared to acidic group, then this will be called as basic. जिसके दो common example मैं आज ही आपको पढ़ाऊंगी. उसमें आएगा आपका लाइसिन, आर्जिनिन एक्सेट्रा. अगर आपके ओवरऑल एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे, then that is called as acidic, जिसमें आएगा ग्लूटामिक एसिड like this. ठीक है, तो मैं अभी आपको बताई डीएनए भी एक प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ रहता है. आपको पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए एसिडिक इन नेचर है, तभी हम उसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. सो यू नो अबाउट दिस दैट डीएनए इज नेगेटिव एंड एट द सेम टाइम यू नो दैट डीएनए इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है, हम क्या करते हैं? बेसिक अमीनो एसिड्स यू मस्ट सी हियर, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जिसमें बेस ज्यादा होगा, तो बेस आप देख रहे हैं NH4 प्लस लिखा है. सो बेसिक अमीनो एसिड्स आर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स. आई अगेन रिपीट, जिस अमीनो एसिड में द नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप इज मोर, जैसा मैं आपको यहां दिखा रही हूं. ठीक है, अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो आपको पता है बेसिक ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक, तो सच अमीनो एसिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स. तो हिस्टोन एक ऐसा प्रोटीन है जो बहुत ऑब्वियसली प्रोटीन है तो अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, पर इसमें मैक्सिमम अमीनो एसिड्स कैसे अमीनो एसिड्स हैं? दे आर योर बेसिक अमीनो एसिड्स. दैट मींस द पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें से दो अमीनो एसिड जो इसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट पाया जाता है, वन ऑफ देम इज आर्जिनिन एंड द अदर इज लाइसिन. ठीक, ये मेनली इन दोनों अमीनो एसिड का बना है, आर्जिनिन, लाइसिन, देन कोई दूसरा अमीनो एसिड दूसरा, देन आर्जिनिन, देन कोई दूसरा, देन लाइसिन. यानी ओवरऑल देखोगे तो इसमें लाइसिन एंड आर्जिनिन ज्यादा है. लाइसिन एंड आर्जिनिन कैसे अमीनो एसिड्स हैं? दीज आर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड. सो सिंस हिस्टोन प्रोटीन ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, तो ओवरऑल हिस्टोन प्रोटीन खुद कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है एंड बेसिक इन नेचर है, क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड्स का बना है. ठीक है, सो आई एम जस्ट शोइंग यू, से कंसीडर दिस टू बी एन हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया. अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, अब ओवरऑल हिस्टोन प्रोटीन इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन और अ बेसिक प्रोटीन. इस हिस्टोन का ऑक्टामर पाया जाता है. नाउ दिस इज द ऑक्टामर, यू कैन सी दिस. ये मैंने आपको दिखाया, ये एक है, ये इसका ऑक्टामर है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, इसका एक ऑक्टामर बनता है. देन दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर. सिंगल इज कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन. What is histone protein? It is like any other protein. It is made up of amino acid, but most of the amino acid जो histone protein बनाते हैं, it is mainly rich in, I told you, lysine and arginine. Lysine and arginine कैसे amino acid है? Basic amino acid है, positively charged amino acids है. So overall ये protein कैसा हो गया? Positively charged हो गया. कैसे पाया जाता है? ऑक्टामर के फॉर्म में पाया जाता है. अब इस ऑक्टामर के चारों तरफ, ठीक है, डीएनए ऐसे लपेटा हुआ रहता है. Look at this. 1 टर्न, 2 टर्न एंड 3/4 टर्न. ठीक, फिर अब सवाल था, अगर हम टर्न करेंगे ये तो खुल जाएगा उसके बाद, लेकिन ये खुलता नहीं है. क्यों? क्योंकि डीएनए कैसा है? एसिडिक. हिस्टोन प्रोटीन कैसा है? बेसिक. डीएनए कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज. हिस्टोन प्रोटीन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज. तो जब इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हम ऐसे डीएनए को लपेटते हैं, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड होता है एंड इस यूनिट को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम. इस यूनिट को कहते हैं न्यूक्लियोसोम. ठीक है, अब जैसे ये हुआ, फिर थोड़ा सा डीएनए खाली छोड़ देंगे, फिर से यहां एक बॉल दिखा रही हूं, से दिस इज अगेन एन हिस्टोन ऑक्टामर. इसको इमेजिन करो इसी के जैसे, जस्ट इमेजिन दिस आल्सो लाइक दिस. इसको फिर ये इसके ऊपर लपेट देंगे अगर हम 2 and 3/4 टर्न. तो आप देखो ये जो डीएनए है जो इतना लंबा था अकेले, राइट, जो अकेले इतना लंबा था, जब इसको हमने ऐसे प्रोटीन के ऊपर लपेटा, फिर ऐसे प्रोटीन के ऊपर लपेटा, तो ये कितना छोटा हो गया. ये जो छोटा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो कैसा लिखता है? बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग. ऐसा लग रहा है एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है जो बीड्स के ऊपर ऐसे लटका हुआ है. मैंने उसको हटा दिया क्योंकि वो गिर रहा था.
ठीक, मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे गांठ से आपको दिखा दूं, ये आपका एक हिस्टोन के ऊपर लपेटा, ठीक, फिर थोड़ी देर के बाद फिर एक हिस्टोन के ऊपर लपेटा, तो आपको दूर से ये कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है एक स्ट्रिंग है, एक धागा है जिसके ऊपर बीड्स लगा हुआ है, इसी को हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ठीक, तो फर्स्ट लेवल ऑफ डीएनए की पैकिंग कैसे होती है, एक बार फिर से रिवाइज कर लें, फिर हम इसको डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपको कहा हमारा डीएनए मॉलिक्यूल, जो एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है, ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। हमारा डीएनए ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। इस डीएनए को, इतने लंबे डीएनए को छोटे करने के लिए हम लोग उसको एक प्रोटीन के ऊपर लपेटते हैं। वो प्रोटीन कौन है? हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन की खास बात क्या है? ये मेनली दो अमीनो एसिड, वन इज आर्जिनिन एंड लाइसिन का बना हुआ है, आर्जिनिन एंड लाइसिन का बना हुआ है। ये दोनों ही बेसिक अमीनो एसिड है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स है। पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, ये हिस्टोन अकेला नहीं होता, ये 8 पे पाया जाता है, 4 इधर 4 इधर, इसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर में ये जो डीएनए है, ये डीएनए ऐसे लपेटा रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर एक हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है, फिर इसके ऊपर में आपका ऐसे डीएनए लपेटा होगा, सच दैट अगर आप लो मैग्निफिकेशन में इसको देखोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये है, फिर यहाँ पर एक ऐसा है, फिर ये ऐसा है, ठीक है, फिर इसके ऊपर ये है। इस तरह से इतना लंबा डीएनए आपका इतना छोटा हो गया। ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है, जो बीड्स फाइबर, जो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ऐसा लगता है जैसे एक स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स लगा हुआ है। इस तरह से डीएनए की फर्स्ट लेवल ऑफ कॉइलिंग होती है। नाउ वन मोर थिंग, इस एंटायर स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ न्यूक्लियोसोम एंड ये कितने बेस पेयर का बना है? कितने बेस पेयर का मतलब मैं समझा दूंगी। एक बार आप फिर से मेरे इस मॉडल को देखेंगे, यू विल सी दिस इज अ हिस्टोन ऑक्टामर एज आई शोड यू, ठीक है, और ये हमारा डीएनए है। एक बार इसको खोल लूं, एक बार इससे हम खोल लेते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं अच्छे से। तो ये मेरा हिस्टोन का ऑक्टामर है, इसके ऊपर ये डीएनए लपेटा हुआ है। कैसे? 2 and 3/4 टर्न, एक, फिर 2 टर्न, फिर 3/4 टर्न। ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर, इसको भूल जाइए, स्ट्रक्चर जो किसका बना हुआ है, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए, इस पूरे को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए है, ये क्वेश्चन आता है ये कितना लंबा डीएनए। तो अगर इस डीएनए को मैं खोल लूं, यहां से देखिए मैंने खोला, ठीक है, जब मैंने खोला ये इतना लंबा डीएनए निकला। ये डीएनए 200 बेस पेयर्स का बना है। दैट मींस one nucleosome is what is nucleosome made up of? It is made up of a histone octamer जिसके ऊपर डीएनए लपेटा हुआ है, और ये डीएनए कितने लेंथ का है? 200 बेस पेयर्स लेंथ का है। So this is my nucleosome. I'll draw it once again over here, nucleosome को। This is my histone का octamer जिसके ऊपर में ऐसे डीएनए लपेटा हुआ है। This combined structure is called as nucleosome. इस न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए है ये 200 बेस पेयर्स लॉन्ग डीएनए इसके ऊपर एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर लपेटा जाता है। फिर हम थोड़ा खाली छोड़ देते हैं, फिर हम लपेटते हैं। इस तरह से इतने लंबे डीएनए को ऐसे बांध बांध के हमने छोटा बना दिया। ये जो छोटा स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, जिसको हम बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। नाउ दैट यू अंडरस्टूड दिस, आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए मैं अब आपको वापस ले जाती हूँ आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में, जहां पर हम इन स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो मैंने आपको बताया था यूकैरियोट में ये डीएनए आपका कैसा होता है। तो यूकैरियोट में देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, प्लीज सी इट लिटिल बिट। मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। जस्ट सी दिस, आई वांट यू टू सी। थोड़ा इसको और आपको बड़ा करके दिखा दूं। नाउ इफ यू सी दिस वेरी केयरफुली, दिस हिस्टोन प्रोटीन, ये प्रोटीन है, बहुत सारे अमीनो एसिड का बना है, बट इसमें आर्जिनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, लाइसिन, ये काफी अबंडेंट है। और मैंने आपको बताया था लाइसिन कैसा है, दिस इज अ बेसिक अमीनो एसिड। आर्जिनिन कैसा है? बेसिक अमीनो एसिड। आप देखो यहां दिख रहा है, लाइसिन में एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप है, आर्जिनिन में बेसिक ग्रुप है, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। और ये पॉजिटिवली, क्योंकि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, ज्यादा
बेसिक अमीनो एसिड का बना हुआ है, तो ओवरऑल हिस्टोन प्रोटीन कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि वो ओवरऑल बेसिक इन नेचर हो जाता है। ठीक, सो नाउ दैट यू हैव सीन दिस, वी विल कम बैक टू दिस। ओके, सो वी विल कम टू दिस। तो ये हम आपको दिखा रहे थे, आपका जो डीएनए है उसमें मैं दिखा रही थी आपको, in prokaryote a set of positively charged proteins called as histone protein. Histone is rich in amino acid residues lysine and arginine. Very one mark important question. Name the amino acids, ठीक है, which are most abundant in making your histone protein. Both the amino acids are positively charged, so overall this histone protein जो आपको दिख रहा है, this is a positively charged protein. ठीक है, अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, आप उसके ऊपर भी देखिए, दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल डायग्राम। दिस इसके ऊपर में नाउ आप देखिए, आपका ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए ऐसे लिपटा हुआ है। इस एंटायर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, और ये जो न्यूक्लियोसोम है मैंने आपको बताया, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। मैंने बताया था ये ऑक्टामर में पाया जाता है, देखो ना, ये देखो दिखा रहा है ये कैसे आपस में जुड़ के ऑक्टामर बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक उस साइड होगा, राइट। ये ऐसे ऑक्टामर में ऐसे कंबाइन हो जाते हैं सारे, देखिए दिखा रहे हैं ये हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन हो रहे हैं और डीएनए इसके ऊपर लपेटता जा रहा है, और ये ऐसा बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। उसको देखिए यहाँ पर एनलार्ज करके भी दिखाया है। तो इस तरह से डीएनए को हम इस पे लपेट देते हैं, जिसकी वजह से डीएनए का लेंथ क्या है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। दिस न्यूक्लियोसोम के अलावा आपने देखा ये तो हिस्टोन का ऑक्टामर है, इसके अलावा आई वांट यू टू नोटिस हियर, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, यहाँ पर एक और प्रोटीन है, ठीक। लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर। यहाँ देखिए ये एक और प्रोटीन है, पता नहीं आपको ये दिख रहा है कि नहीं, जो ग्रीन कलर का है। लेट मी जस्ट फर्स्ट रब दिस ऑफ कंप्लीटली। यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, दिख रहा है। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मतलब एक्चुअली जस्ट टू डिफरेंशिएट कि ये हिस्टोन नहीं है, ये इस प्रोटीन से अलग है। ये जो ऑक्टामर है ये है हिस्टोन प्रोटीन। एक और प्रोटीन पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। आप यहां पर भी देख सकते हैं, जो यहाँ पिंक कलर से दिखाया है H1 से, दिस इज अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन का प्रोटीन का काम क्या है, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ पैकिंग में मदद करता है। मतलब इसका क्या है, मैं आपको जस्ट नेक्स्ट डायग्राम में ही दिखाऊंगी। तो पहले आप ये देख लो, दिस इज द न्यूक्लियोसोम। सो न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ अ हिस्टोन ऑक्टामर, जिसके ऊपर डीएनए लपटा हुआ है। दिस डीएनए इज 200 बेस पेयर लॉन्ग। उसके बीच बीच में एक और प्रोटीन पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड द नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये no, not non-histone, sorry, this is also histone, sorry, this is a spacer histone protein, I'm very sorry, this is a spacer histone, मेरे एकदम मैं कहीं और सोच रही थी। This is also a type of histone, this is called an H1 और spacer, जो दो के बीच में स्पेस क्रिएट करने में मदद करता है, ना कि एक दूसरे के ऊपर कॉइल कर जाए। I'm really sorry, ये देखिए दो न्यूक्लियोसोम के बीच में ये स्पेस क्रिएट करने में मदद करता है। So this is called as spacer histone protein. Anyways, now that you've seen it, non-histone कुछ और है, मैं अभी आपको बताऊंगी। See this. So this is a histone octamer, this is a spacer, और ये आपके NCERT का डायग्राम है बेटा। So NCERT का डायग्राम तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So ये हिस्टोन ऑक्टामर को एक जगह ऐसे दिखा दिया है, एंड इसके बीच में ये स्पेसर यानी कि H1 हिस्टोन प्रोटीन बना हुआ है, एंड दिस इज द कोर, एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम, ठीक है। यहाँ पर बीच में ये लिंकर डीएनए, एक और न्यूक्लियोसोम, जिसकी वजह से डीएनए छोटा हो जाता है, एंड दिस इज मेड अप ऑफ 200 बेस पेयर्स, ठीक है। सो ये तो फर्स्ट लेवल की पैकिंग हो गई, आपको दिख गया। ये आपका डीएनए था, वी विल सी इट, राइट। ये आपका डीएनए था, ये डीएनए देखो, ये डीएनए यहाँ जो रेड कलर का है, दैट इज योर हिस्टोन प्रोटीन। जब ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा तो ये ऐसा, एंड बीच में यहाँ पर एक स्पेसर प्रोटीन है H1। ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, जो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहलाता है। अब इसकी फर्दर पैकिंग होनी है, हमें क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनाना है, राइट। हमें फर्दर पैक करना, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनाना है। ये हम कैसे करते हैं, आई विल जस्ट शो यू फर्स्ट ऑन माय ओन दिस ब्लैक बोर्ड, उसके बाद हम फिगर पर वापस आएंगे। नाउ सी दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हम एक अपना डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। से दिस इज माय डीएनए, ठीक है। अभी मैं डबल हेलिकल भी नहीं बना रही हूँ, स्ट्रेट बना रही हूँ। दिस इज माय डीएनए, इसको छोटा करना है। पहले तो हमने क्या किया, इसको हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लपेट दिया, राइट।
तो जब इस डीएनए को हमने इस ऐसे ऑक्टामर के ऊपर लपेटा तो डीएनए मेरा काफी छोटा हो गया, बीच बीच में स्पेसर H1 हिस्टोन भी पाया जाता है, ठीक है, और ये हिस्टोन ऑक्टामर है। और ये जो हमारा रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बना इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, जिसको हम बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब ये क्रोमैटिन फाइबर की फर्दर पैकिंग करनी है, भाई डीएनए बहुत बड़ा था, छोटा हुआ है लेकिन और छोटा करना है। मैं आपको बता दूं क्रोमैटिन फाइबर की फॉर्म में डीएनए इंटरफेज में पाया जाता है, इंटरफेज में, पर मेटाफेज में तो ये फर्दर पैक्ड होता है टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब हम पैकिंग कैसे करेंगे, इस बार हम पैकिंग इसकी ऐसे करेंगे। तो अगर इसको मैं लो मैग्निफिकेशन में ऐसे बना दूं, ऐसे बनाऊं, एंड इसके ऊपर में ये मेरा हिस्टोन प्रोटीन है, इट लुक्स लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। अब ये फर्दर पैक ऐसे होगा, दिस विल बी पैक्ड लाइक दिस, ठीक है। अब आप एक चीज देखेंगे, कहीं पर ये पैकिंग पास पास है, कहीं थोड़ी दूर है, ये ऐसा है, इसके अंदर देखो ये आपके ऐसा। अब इसकी पैकिंग हम इस तरह की करेंगे, आई जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस। ये जो है समझिए क्रोमैटिन फाइबर है, अब इसकी पैकिंग हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे इस तरह से, है ना, ऐसे 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 लाइक दिस। अगर मैं ऐसे करते चले गए तो ये कैसा बनेगा, अगर ऐसे तो ये ऐसा छोटा और मोटा रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। नाउ सी दिस, इसकी हम ऐसे, अब तो मुझसे हो नहीं रहा है, लाइक दिस, देन लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अगर मैं ऐसा करती चली जाऊं तो ये कैसा बनेगा, जस्ट सी दिस, ये आपका कैसा बनेगा अगर ये हम ऐसे, आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक दिस, लाइक दिस। इसको हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऐसे रॉड लाइक बनता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो हम पैकिंग करते हैं ऐसे ऐसे, ये यूनिफॉर्म नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती मतलब कहीं कहीं पर आप देखोगे ये थोड़ी दूर दूर है और कहीं आप देखोगे पास है। वो जगह जहां पर इसकी पैकिंग सबसे ज्यादा डेंस होती है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, इसी को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये जो क्रोमोसोम में आप पढ़ते हैं ना, सेंटर रीजन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, ये यही है, ठीक। इस तरह से हम पैक करते हैं। तो जब हम इसको इस तरह से पैक करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, दिस विल बिकम अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा है। यही रॉड लाइक कंपैक्ट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये बन गया मेरा क्रोमोसोम। अब आप अगर यहां नोटिस करेंगे इस क्रोमोसोम में दो एरिया है, एक एरिया है जहां पैकिंग थोड़ी लेस डेंस है, इसको हम लोग कहते हैं यूक्रोमैटिन, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। और जहां ये डेंसली पैक्ड है, देखो कहीं कहीं पर आप देखोगे डेंसली पैक्ड है, ये वाला एरिया देखो डेंस है, इसको कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। सेम उसके बाद क्रोमैटिन एंड द एरिया ऑफ मैक्सिमम हेटेरोक्रोमैटिन, जहां हेटेरोक्रोमैटिन सबसे ज्यादा है उस एरिया को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। तो इस तरह से पहले मेरा डीएनए ऐसे स्ट्रेट था, डीएनए। अच्छा, अब मेरा यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, फिर से देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये देखो, हम ऐसे लपेट तो दे रहे, ऐसे लपेट तो दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम जैसे आगे आगे लपेटेंगे मेरा पीछे का देखो खुलता चला जाएगा। जस्ट सी दिस, हम ऐसे डीएनए को लपेट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लपेट रहे हैं, ठीक है, इसको हम लपेट रहे हैं, बट हम जैसे जैसे आगे का लपेटेंगे मेरा पीछे का क्या होगा, खुलता चला जाएगा। देखो हम लपेट रहे हैं, पीछे का खुलता चला जाएगा। ये जो मैंने लपेटा ये खुले ना, इसको स्टेबलाइज करने के लिए वी यूज व्हाट, ये खुले ना, राइट, इसको स्टेबलाइज करने के लिए वी यूज, ठीक, अनदर प्रोटीन, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड इसके साथ वी यूज आरएनए, इसके साथ वी यूज आरएनए, ठीक। यानी कि इन शॉर्ट, अब यहां पर नीचे, अब यहां पर देखो, इन शॉर्ट लेट अस सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए, क्रोमैटिन फाइबर एंड क्रोमोसोम। हम इन तीनों का रिलेशन दिखाते हैं। डीएनए कुछ नहीं है, डीएनए इज अ डबल हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। अब ये डीएनए का लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, 2.2 मीटर लंबा है और एक छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल के माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस में उसको रखना है। तो हम करते क्या, इसकी पैकिंग करते हैं। सो दिस डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए की जब हम फर्स्ट लेवल ऑफ पैकिंग करते हैं, दिस डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, को हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। अब ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन
को हम फर्दर कंडेंस करते हैं। अब यहां पर देखिए, हम इसको फर्दर कंडेंस करते हैं, ठीक है। दिस प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन NHP लिख रहे हैं एंड RNA के बाद जो ये सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। दैट मीन्स DNA is my genetic material, DNA plus histone protein is chromatin fiber and DNA plus histone protein, ये तो बन ही गया। इसको फर्दर हम कॉइल करते हैं और स्टेबलाइज करते हैं, किसकी मदद से? We stabilize it with the help of non-histone protein and RNA plus non-histone protein and RNA के मदद से जो इसको हम फर्दर कंडेंस करते हैं। This condensed structure, this shortened and condensed structure, this shortened condensed structure is called as chromosome. Is that clear? So this is the structure of your chromosome. अब आपको समझ में आ गया कि DNA की पैकिंग कैसे होती है। ये जो क्रोमोसोम है, इसमें आपने नोटिस किया, which I really want you to notice, and that is something what you notice is, please see this, ये सब जो चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, यहाँ नोटिस करना, ये जो DNA की कॉइलिंग होती है वो एक समान नहीं होती, कहीं पर ये कॉइलिंग दूर दूर होता है। इसको हम लोग कहते हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन, ठीक, दिस इज कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन, एंड जहां पर पास होता है, डेंस होता है, that is called as heterochromatin, and the region of maximum heterochromatin जहां सबसे ज्यादा कॉइल्ड है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि होता क्या है। आज एक और आपको चीज बताऊंगी जो आपको सरप्राइज होगा, ये मैं ऐसे कॉइल क्यों कर रहे हैं। ये जो हमारा DNA 2.2 मीटर लंबा होता है, ये जो हमारा DNA 2.2 मीटर लंबा होता है, इसमें 98% जो जीन्स है, मोर देन 98% जीन्स, दे आर नॉन फंक्शनल जीन्स, वो बेकार जीन्स है, बस आप उसको कैरी कर रहे हैं। वो आपके कभी पूर्वज में काम का था और लेकिन अब वो खराब हो गया, आपका कोई काम का नहीं, लेकिन आप उसको अभी भी ढो रहे हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। ये मेरा रूम है, मेरे रूम में एक स्विच बोर्ड है। जब ये रूम बना तो सारे स्विचेस इसके काम के थे, एक पंखा, एक लाइट, एक AC, सब लोग इससे चलते थे। समय के साथ क्या हुआ, मेरी नेसेसिटी बढ़ी, मेरे पंखे बढ़ गए, कुछ लाइट्स कम हो गए, तो कुछ स्विचेस उसके खराब हो गए, बट मैंने खराब स्विच को हटाया नहीं, बस मैं नए स्विच लगाती चली गई। सच दैट 10 साल बाद ऐसा हुआ, उस स्विच बोर्ड में 100 स्विचेस हैं जिसमें से 5 ही काम के, 95 खराब है, जो कभी काम के थे पर मैंने हटाया नहीं, अभी भी रखे हुए। वैसे ही पहले आया आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कुछ जीन्स थे, उसके कुछ जीन खराब हो गए और कुछ नए जीन्स ऐड हुए तो प्रोटिस्टा बना, लेकिन खराब जीन को हमने हटाया नहीं। सच दैट ह्यूमन बीइंग में आते आते हमारे 98% जीन्स आर रिडंडेंट जीन्स, कोई काम के नहीं है, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। रेमिनिसेंट मतलब यादगार, एंटीक्विटी मतलब कभी एंटीक, कभी पूर्वज में हुआ करता था। केवल 2% जीन, लेस देन 2% जीन ही फंक्शनल है। तो जो फंक्शनल जीन है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम थोड़ा बाहर रखेंगे ताकि वो जल्दी एक्सप्रेस कर सके, और जो बेकार है उसको क्या करेंगे, हम पैक करके रख देंगे। आई टेल यू अनदर एग्जांपल। से मेरे घर में मेरे बचपन के जो कपड़े हैं, मैं जैसे से बड़ी होने लगी, मेरे वो बचपन के कपड़े अब काम के नहीं आए, पर मैंने फेंका नहीं, मैं सबको रखती चली गई। तो वो कपड़े जो बहुत बचपन के इतने छोटे छोटे मेरे ड्रेसेस हैं जो अब कोई काम के नहीं है, उसको मैं ऐसे थोड़ा अलमारी में हैंगर में लगा कर रखूंगी। मैं क्या करूंगी, उसको मैं एक गठरी में बांधकर कहीं ऊपर बॉक्स में डाल दूंगी, बिकॉज वो बस रखा हुआ है, मैंने याद का कोई काम का नहीं है, ठीक है। पर वो ड्रेस, वो साड़ी जो मैं डेली पहनती हूँ, ठीक है, अब कुछ कपड़े वैसे हो गए। तो ये हेट्रोक्रोमैटिन, ये जो सेंट्रोमियर है, ये वो रीजन है जहां पर इस 98% जीन्स को हमने समेट के रख दिया, नहीं तो इतने बड़े DNA को समेटना पॉसिबल ही नहीं था। 2.2 मीटर को माइक्रोस्कोपिक में समेटना पॉसिबल ही नहीं था। तो जैसे मम्मी लोग ऊन का गोला बनाती है ना, ऐसे ऐसे बस एक जगह जब ऊन का गोला बनाते तो होता क्या है, वो रस्सी जो अंदर चली गई, फिर उसको खोलना मुश्किल हो गया। एक बार ऊन का गोला बना दिया तो जो रस्सी अंदर चली गई उसको निकालना मुश्किल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमने यहाँ सेंट्रोमियर बना दिया। ये वैसे जीन्स का बना हुआ है जो जीन्स अब हमें फंक्शनल है ही नहीं। वैसे कपड़े जो मैं नहीं पहनती, मेरे बचपन के, उसका मैंने गट्ठर बना के रख दिया। अब जो मैं कपड़े पहनती हूँ वो 2 तरह के हैं। कुछ कपड़े ऐसे जो मैं डे टू डे में पहनती हूँ, जैसे डे टू डे में सपोज आई वेयर अ ड्रेस,
वो ड्रेस को मैंने कैसे कर रखा है, थोड़ा सा फोल्ड करके हैंगर में टाल कर रखा है। क्यों? साड़ी को जैसे अगर ले लो तो क्या है, ताकि ऐसे खींचे और साड़ी निकल जाएगी, आराम से हम पहन लेंगे। और वो साड़ियां जो मैं केवल दिवाली होली पर पहनती हूँ या किसी शादी में पहनती हूँ, उसको मैंने क्या कर रखा है, थोड़ा तय करके एक बॉक्स में करके अच्छे से रखा हुआ है, क्योंकि उसे डे टू डे यूज नहीं करना होता, तो उसको निकालने में टाइम लगेगा। साड़ी बॉक्स निकालना पड़ेगा, चेन खोलना पड़ेगा, तब निकालना पड़ेगा, तब होगा। ठीक, तो वैसे हमारी बॉडी में भी दो तरह की जीन्स है। कुछ जीन्स ऐसे जो 24 आवर्स काम करते हैं। कौन से जीन? जैसे आपके सेल, जैसे आई टेल यू कुछ कौन से वैसे जीन है जो 24 आवर्स काम करते हैं। जैसे देखो, सेल है, न्यूक्लियस है, उसमें ही आपका डीएनए। वो जीन जो एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम बनाता है। ठीक है, आपको पता है आपकी बॉडी में हर पल एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो एनर्जी बन रहा है। वो जीन जो आपके सेल में, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए, वो जीन्स आपके 24 आवर्स खुले हुए एनी टाइम काम करते हैं। तो ये देखिए खुले खुले हैं, इसको हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। व्हाई? क्योंकि ये हमेशा काम, अभी रोज का पहनने वाला साड़ी को अगर हम समेट के साड़ी बॉक्स में रखकर ऐसे तय लगाएंगे तो क्या होगा, सुबह पहनने में तो 15 मिनट उसी में लग जाएगा, बॉक्स निकालो, खोलो तो पहनो, टाइम लग जाएगा। तो उसको हमने क्या कर रखा है, बस ऐसे तय लगाकर ऐसे हैंगर में डाल रखा है, ऐसे खींचो साड़ी निकल जाएगी। ठीक है, और वो साड़ी जो मैं कभी कभार पहनती हूँ, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा ज्यादा कॉइल कर रखा है, इसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, कभी कभी काम आता है, कभी नहीं आता। जब आप प्रोटीन डाइट खाते हैं, आप दिन में 2 टाइम खाना खाते हैं, तो पेप्सिन का जीन एक्टिव होता है। बचे हुए समय पेप्सिन का जीन क्या है, इनएक्टिव है, हमेशा काम नहीं करता। तो उस जो कभी कभार पहनते हैं उसको आपने थोड़ा सा समेट के ऐसे साड़ी बॉक्स में करके रखा हुआ है। और जो कभी नहीं पहनना, बचपन के कपड़े कामी, उसको तो गट्ठर बना के ऊपर एकदम टांड में, एकदम ऊपर मैंने डाल रखा है, दैट इज योर सेंट्रोमियर। सो इतना लंबा डीएनए, 2.2 मीटर लंबा डीएनए को एक माइक्रोस्कोपिक सेल के माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर अकोमोडेट करना कोई आसान चैलेंज नहीं था। तो हमने क्या देखा, 98% जीन्स हमारे फालतू हैं, बचपन के कपड़े के बराबर है, उसकी तो गठरी बना दी जिसको कहते हैं सेंट्रोमियर। अब जो बचे हुए हमारे जीन्स है वो 2 तरह के, कुछ ऐसे जो हम डे टू डे यूज करते हैं उसको थोड़ा खुला खुला बनाया, कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन, और जो थोड़े कम यूज होते हैं उसको हमने थोड़ा ज्यादा कॉइल कर दिया, इसको कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, एंड द रीजन ऑफ हाईएस्ट हेट्रोक्रोमैटिन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ठीक है, तो इस तरह से हमने डीएनए की पैकिंग की। फिर से देख लो, डीएनए की फर्स्ट लेवल ऑफ पैकिंग हम करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। तो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो बनता है उसको कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ये पाया जाता है आपका इंटरफेस में, यहां जो आपका लिखा हुआ था, दिस इज फाउंड इन इंटरफेस। लेकिन मेटाफेज आते आते डीएनए फर्दर कॉइल हो जाता है, ये ऐसा रॉड लाइक हो जाता है, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। ये मेटाफेज में पाया जाता है। ठीक है, मेटाफेजिक स्टेट में ये जो क्रोमोसोम है इसकी फर्दर कॉइलिंग हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन, दिस फाइनल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। दिस क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, जो थोड़ा खुला खुला रीजन है दैट्स कॉल्ड एज यूक्रोमैटिन, जो पैक्ड है हेट्रोक्रोमैटिन, एंड द रीजन ऑफ हाईएस्ट हेट्रोक्रोमैटिन दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। ठीक, नाउ दैट यू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली, मैं एक बार थोड़ा सा यहां समरी लिख दूं। So summary is DNA is the genetic material, DNA plus histone protein is chromatin fiber, DNA plus histone protein plus non-histone protein plus RNA के बाद जो combined structure बनता है that is your chromosome. So this is how the DNA is packed. In chromosome the packing जहां दूर दूर होता है that's called heterochromatin, और जहां पास होता है जहां दूर दूर होता है उसको कहते हैं यूक्रोमैटिन, और जहां थोड़ा पास पास होता है that's called heterochromatin. So यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन का दो डिफरेंस तो आपको ऑलरेडी पता चल गया. The loosely packed chromatin fiber is called as euchromatin, the tightly packed is called as heterochromatin. Here the genes are more active, they are functionally active. These genes are not functionally so active, right? So now that you understood this, आपको ये समझ में आ गया. हम आ जाते हैं इसके कुछ डायग्राम्स पर. So please let us come here once again. मैं अभी आपका स्ट्रक्चर, many nucleosomes they form thread-like structures. देखिए ये आपका डीएनए है, फिर ये न्यूक्लियोसोम बना रहा है, उसके डीएनए प्रोटीन के ऊपर
कॉइल किया तो ये बनाता है न्यूक्लियोसोम. मेनी न्यूक्लियोसोम्स, सी हियर, दे फॉर्म अ beads on a string structure when viewed under electron microscope. This is called as chromatin fiber. The beads on a structure in chromatin is further packed. This is further packed and coiled. देखिए और coil हो रहा है. To coil highly condensed structure at metaphase. This highly condensed structure is called as chromosome. See this. This is called as chromosome. ये further higher level of packing, it requires some extra protein called as a non-histone protein. Plus यहाँ मैंने लिखना भूल गई, ये यहाँ पर ये DNA plus histone प्रोटीन आपको दिख रहा है. दिस इज क्रोमैटिन फाइबर. ये फर्दर पैक होता है विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए. तो ये जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. इज दैट क्लियर? ये क्रोमोसोम में जहां डीएनए क्लोजली पैक्ड है, वी विल सी दैट. सो दिस इज योर डायग्राम. ये जस्ट दिखा रहा है, देखिए कैसे एकदम मैगी के नूडल जैसा आपका डीएनए दिखता है, बट एक्चुअली ये डीएनए ऐसा हाईली कॉइल्ड होता है. ठीक. टिपिकल न्यूक्लियस में अब ये आपको डिफरेंस आएगा. दिस इज द लास्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू टीच. मैंने पहले सोचा था सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में आज स्टार्ट कर दूंगी, बट ऑलरेडी द लेक्चर इज गॉन टू बिग, सो दैट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिपिकल न्यूक्लियस में ये जो क्रोमैटिन फाइबर पैक्ड होता है, कहीं पर ये लूजली पैक्ड होता है. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यूक्रोमैटिन. जहां ये लूजली पैक्ड है इसको कहते हैं यूक्रोमैटिन, और कहीं कहीं पर ये डेंसली पैक्ड होता है. राइट, इसको मैं कलर चेंज कर लूं. कहीं कहीं पर ये डेंसली पैक्ड होता है. से दिस रीजन बहुत डेंसली पैक्ड है, तब इसको हम लोग कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन. यूक्रोमैटिन के जो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, यानी कि इसके जीन्स एक्टिव है, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन के जीन्स थोड़े लेस एक्टिव होते हैं. ठीक. सो विद दैट द लास्ट टॉपिक दैट विल कम, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन. Two differences you already know of. पहला, euchromatin, you know that it is loosely packed. Heterochromatin is densely packed, right? Then euchromatin, this is hetero and this is euchromatin. ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है. थर्ड, स्टेनिंग. आप खुद से मैं आपसे पूछती हूँ, मेरा एक रस्सी है, मैं इसे लाल रंग की स्याही में रेड इंक में डालती हूँ, और अब बताइए अगर मैं इसको लूज रखती हूँ तो आपको ये ज्यादा रेड दिखाई देगा, या अगर मैं ऐसा डेंस करती हूं तो आपको ये ज्यादा रेड दिखाई देगा? रस्सी सेम ही है, इसको मैंने स्टेन किया है, लेकिन जो रीजन डेंस है वो ज्यादा डार्क कलर दिखेगा या लाइट रीजन ज्यादा डार्क दिखेगा? ऑब्वियसली डेंस ज्यादा दिखेगा. तो क्योंकि हेटेरोक्रोमैटिन डेंस होता है, सो इट स्टेन्स डार्क, इट स्टेन्स लाइट. तो तीन डिफरेंसेस हैं. आई एम श्योर यू हैव लर्नड इट. यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड, दिस इज डेंसली पैक्ड. ये लाइटर स्टेन, डार्कर स्टेन. इसके जीन्स ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, इसके इनएक्टिव है. राइट. सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक पैकिंग ऑफ द डीएनए. सो लेट मी वेरी क्विकली समराइज व्हाट आई वाज टीचिंग टुडे. मैंने आपको बताया हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया. डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, 6 × 10⁹ बेस पेयर का बना है. जब इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 2.2 मीटर लंबा डीएनए बनता है. 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक छोटे से सेल कि उससे माइक्रोस्कोपिक सेल के माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर कैसे होगा, इसको हम पैक करते हैं. राइट. ये जो हम इसकी पैकिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इस डीएनए को एक प्रोटीन के ऊपर लपेटते हैं, उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन. इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. एंड मेनी न्यूक्लियोसोम इट फॉर्म्स क्रोमैटिन फाइबर. इस क्रोमैटिन फाइबर को हम फर्दर कॉइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए. इससे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट्स कॉल्ड क्रोमोसोम. क्रोमोसोम दो रीजन में बटा हुआ है, यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन. दैट्स फाइन. अब इससे पहले आई साइन ऑफ टुडे फ्रॉम माय टुडेज लेक्चर. मैं एक चीज बताना चाहूंगी. एक चीज बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं. आई डू नॉट वांट यू टू डू दैट, सो प्लीज अंडरस्टैंड. मैंने आपको कहा ये मेरा एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो 6 × 10⁹ बेस पेयर्स का बना है, जो लगभग 2.2 मीटर आता है. मैं आपको एक बात बता दूं, ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक नहीं पाया जाता. ये 2.2 मीटर लंबे डीएनए को हमने 46 पीसेस में बांटा है. 46 क्रोमोसोम्स कहते हैं. ठीक. इसको समझ लो, ये आपकी इतनी बड़ी जो रस्सी है, ये एक रस्सी एक क्रोमोसोम नहीं बनाती. इसको हमने 46 पार्ट में काटा है, और ईच पार्ट को हमने क्रोमोसोम के फॉर्म में कॉइल किया है. दैट मींस this 2.2 meter DNA is the collective length of all the 46 chromosome together. कहने का मतलब है, अगर मैं आप सबको बोलूं अपना दुपट्टा दो,
एक बच्चे का दुपट्टा 2 मीटर का है, जब मैं सबका 10 बच्चे हैं का दुपट्टा टाई कर दूंगी तो टोटल कितना आएगा, 20 मीटर आएगा। वैसे ये 2.2 मीटर एक डीएनए और एक क्रोमोसोम नहीं है। इस डीएनए को हमने बड़े छोटे साइज में, सारे बराबर के नहीं साइज में काटा है और फिर हर साइज को हमने क्रोमोसोम के फॉर्म में कॉइल किया है। इस तरह से हमारे सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए 46 क्रोमोसोम्स के फॉर्म में पैक्ड और इंटैक्ट पाया जाता है, राइट। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पैकिंग ऑफ द डीएनए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो मैंने सोचा था मैं आज पढ़ाऊंगी, बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। So with that we have come to an end to today's lecture. ऐसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, प्लीज एक बार जब आपने सुन लिया, एक बार इस वीडियो को दोबारा सुनिएगा, इस बार फास्ट करके सुनिएगा एंड सारे पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अभी तक 4 लेक्चर्स हो गए। प्लीज मेक योर टॉपिक वेरी थरल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश हैं लेकिन साथ साथ पढ़ रहे हैं। आई एम साइनिंग ऑफ, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड गुड लक।